Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विशेष विषय वस्तु है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक के लेक्चर्स में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के विषय वस्तु के बारे में चर्चा की। इस विषय वस्तु में जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा की। जैसे हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वर्क मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के अर्थ तथा ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग किस प्रकार कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में चर्चा की और हमने कम्युनिकेशन के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनके बारे में चर्चा की। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन के इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट फंक्शंस में प्रॉपरली वर्क करने में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में तथा ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, उनमें किस प्रकार यह कम्युनिकेशन हेल्प करती है। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन की इस नॉलेज को ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट फंक्शंस में किस प्रकार हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं तथा क्या यदि हम कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की कोई कमी रखते हैं तो किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के ये डिफरेंट फंक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं यह समझते हुए कि कम्युनिकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक महत्वपूर्ण विषय ग्रुप तथा ग्रुप बिहेवियर को किस प्रकार प्रभावित करती है। कम्युनिकेशन किस प्रकार ग्रुप बिहेवियर से संबंधित है तथा ग्रुप बिहेवियर में कम्युनिकेशन उसके डेवलपमेंट तथा उसकी फंक्शनिंग में किस प्रकार का प्रभाव डालती है। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि ग्रुप क्या है। ग्रुप और ग्रुप से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग संक्षिप्त में ही चर्चा करेंगे। आगे जो लेक्चर स्पेसिफिकली ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से ग्रुप डेवलप होते हैं, फंक्शन करते हैं, वहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रुप के डेवलपमेंट, ग्रुप के फंक्शंस, ग्रुप की डायनेमिक्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज चूँकि हमें कम्युनिकेशन का ग्रुप बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जानने के लिए सिर्फ संक्षिप्त में ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में हम लोग इस चर्चा को बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस के शुरू की इन क्लासेस में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन किनसे मिलकर बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को
प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन की संज्ञा दे पाते हैं। ग्रुप में भी हम लोग यह देखते हैं कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सामान्यतः भी देखेंगे कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये लोग मिलजुल कर एक ग्रुप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब आप अकेले किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि ये उनका कोई व्यक्तिगत कार्य है, उसका कोई पर्सनल वर्क है। तो यदि हम ये कहें कि जब हम लोग ग्रुप में कोई कार्य करते हैं तो हम लोगों का कोई एक कॉमन पर्सपेक्टिव या कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। यह ऑब्जेक्टिव ही यह डिटरमाइन करता है कि ये विभिन्न व्यक्ति एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने के लिए अपना योगदान दें। तो यहाँ पर आप इस डेफिनेशन में भी यही देखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जब कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो उसके लिए जो एक एसेंशियल कंपोनेंट है या एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है वह है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का क्या अर्थ है कि यहाँ पर हम लोग जिस कार्य को कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ कुछ प्रक्रियाएं करनी हैं। एक दूसरे के साथ बिना इंटरेक्ट किए हम अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेक्शन हमें क्या हेल्प करता है? यह हेल्प करता है कि यहाँ पर हम लोग मिलजुल कर आपस में अपने उस ग्रुप को यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे ग्रुप का उद्देश्य क्या है, क्यों हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर क्यों प्रयास कर रहे हैं। तो इंटरेक्शन के इसी प्रोसेस में हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को शेयर करते हैं। जब हम लोग अपने किसी ऑब्जेक्टिव को शेयर करते हैं तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो हमारे पास मोड है वह है कम्युनिकेशन। तो हम यहाँ यह समझ सकते हैं कि ग्रुप के निर्माण तथा ग्रुप की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हमें ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। यह कम्युनिकेशन हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में तथा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर करने में तथा यदि हमें अपनी अपनी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करके कुछ निश्चित करना हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन या समूह का गोल, तो उस समय भी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम लोग यह पूर्ण कर पाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है कि ग्रुप में इंटरेक्शन के साथ साथ हम लोग एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। प्रभावित करने का यह अर्थ है कि यदि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो इसका प्रभाव ग्रुप के बाकी मेंबर्स पर भी पड़ रहा होगा। मैं अपने द्वारा और अपने द्वारा किए गए कार्य से दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के कार्य को प्रभावित कर सकता हूँ। यदि हम लोगों ने एक ग्रुप में कुछ रोल्स या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड की हैं तो ये जो रोल्स या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और चूँकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, अर्थात यदि मैं किसी भी तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या अपने रोल्स को भली प्रकार पूरा नहीं कर पाता हूँ तो इससे सिर्फ मेरे रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसका प्रभाव
बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके रोल्स तथा उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तथा उनकी इफ़ेक्टिवनेस पर भी पड़ता है। आप इसे एक बहुत फॉर्मल उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। यदि हम कोई एक छोटा सा ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप का एक उद्देश्य हो कि हमें इस टास्क को पूरा करना है, या जैसे जब आप लोग कहीं बाहर खेलते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग मिलजुल कर अलग अलग ग्रुप्स बनाते होंगे टीम्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो टीम के डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके डिफरेंट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही यह निर्धारित नहीं करती है कि ये जो ग्रुप है ये अपने ऑब्जेक्टिव को अर्थात वहाँ जीतने में सफल हो पाएगा या नहीं। वहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी व्यक्ति या उस ग्रुप के सभी मेंबर मिलजुल कर इस प्रकार प्रयास करें, इस प्रकार इंडिविजुअली परफॉर्म करें कि जो ग्रुप की एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस है वो बढ़े। वहाँ पर यह भी निश्चित होता है कि यदि कोई एक व्यक्ति अपने रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी को भली प्रकार पूरा नहीं करता है तो बाकी लोगों के ऊपर या तो उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है या उन्हें उससे अधिक परफॉर्म करना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि यदि समूह में एक व्यक्ति अपने कार्य को भली प्रकार नहीं करेगा तो उसके कार्य का जो बर्डन है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। जो पूरा टास्क है, पूरा ऑब्जेक्टिव है, वह एक दूसरे के सहयोग पर ही डिपेंड है। तो यहाँ हम यह देख पाते हैं कि किस प्रकार हमें एक ग्रुप के अंदर उसके अंदर होने वाली कम्युनिकेशन तथा ग्रुप का जो व्यवहार है वो कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन्हें अकम्प्लिश करने में मदद करता है। आगे हम लोग यह देखते हैं कि ग्रुप बिहेवियर की ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूटिलिटी है। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू के ही लेक्चर में यह क्लियर किया है कि जो ग्रुप है वह ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक एलिमेंट है। जिस प्रकार वहाँ पर व्यक्तियों का होना आवश्यक है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का होना आवश्यक है, वहाँ पर रॉ मटेरियल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिना ग्रुप के और बिना ग्रुप के व्यवहार के हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्तियों का व्यवहार होता है यह इससे भी निर्धारित होता है कि हम लोग किस ग्रुप के मेंबर हैं। आप देखेंगे कि यदि क्लास में भी टीचर कभी कोई असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बाकी स्टूडेंट्स यह प्रेफर करने का प्रयास करते हैं कि उसके ग्रुप में क्या असाइनमेंट मिला है वो एक पॉइंट है, लेकिन उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जो ग्रुप बनाया गया है उसमें कौन कौन मेंबर हैं। तो कॉमनली ये देखा भी जाता है कि यदि क्लास में कुछ इम्पोज तरीके से ग्रुप बना दिए जाएं तो बार बार जो स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि हमारे ग्रुप में से कुछ मेंबर्स को रिप्लेस कर दिया जाए और वो उनके जो प्रेफरेबल कैंडिडेट हैं उनको चाहते हैं कि उनके ग्रुप में रहें। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके लिए सिर्फ सामान्य उदाहरण में लोग कह देते हैं कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होंगे, लेकिन जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि यदि उनका उन व्यक्तियों के साथ कार्य करने में जो उनकी इफ़ेक्टिवनेस है, जो ग्रुप की इफ़ेक्टिवनेस है, वो भी बढ़ जाती है। यदि ग्रुप में एक दूसरे के साथ कार्य करते हुए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा ना हो, लोग एक दूसरे के साथ ठीक से जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर ना कर पाएँ, कम्युनिकेशन में कुछ परेशानी आए, तो टेक्निकली आगे चलकर
हमारे पूरे ग्रुप को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में भी ग्रुप बिहेवियर तथा ग्रुप में होने वाले संचार की उपयोगिता को समझते हुए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जब डेवलप किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में जब डिसीज़न लिए जाते हैं तो ग्रुप बिहेवियर तथा ग्रुप में होने वाले कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब हम आगे यह समझते हैं कि समूह व्यवहार में किस प्रकार इंडिविजुअल ग्रुप को और ग्रुप इंडिविजुअल को प्रभावित करता है। तो जब कोई एक ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप में कुछ इंडिविजुअल होते हैं। जैसा यहाँ पर हम देखें कि यदि ये जो पॉइंट है ये इंडिविजुअल को दिखा रहा है तो इसके आउटर में जो ये पॉइंट्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं, ग्रुप को। अर्थात जो इंडिविजुअल है वो ग्रुप के अंदर ही निहित रहता है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो इंडिविजुअल है ये ग्रुप को और ये जो ग्रुप है ये इस इंडिविजुअल को, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड टीम या एक इंटीग्रेटेड टास्क में काम करते हैं, इसीलिए हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो वो सुचारू रूप से चले, ताकि इंडिविजुअल ग्रुप में रहकर ग्रुप की परफॉर्मेंस में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अब हम लोग यह देखते हैं कि किस प्रकार जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है तथा वहाँ पर किस प्रकार से जो कम्युनिकेशन है वो उस ग्रुप के स्ट्रक्चर और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को प्रभावित करती है। तो यदि हम बहुत ही सामान्य शब्दों में कहें तो ग्रुप स्ट्रक्चर में जो एक कंपोनेंट है वो है मानक, अर्थात नॉर्म्स। जब भी हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो साथ ही साथ हम यह निर्धारित करते हैं कि इस ग्रुप के नॉर्म्स क्या हैं। यह नॉर्म्स का बहुत सामान्य अर्थ है कि इस ग्रुप में किस प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं या यह ग्रुप किस प्रकार की स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न्स को, बिलीव्स को एक्सेप्ट करता है और किस प्रकार के स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न को इस ग्रुप में रिजेक्ट किया जाता है। तो जब भी कोई ग्रुप डेवलप होता है तो वो उस डेवलपमेंट के फेज़ में ही अपने नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करता है, और जो नॉर्म्स होते हैं ये शेयर्ड बिलीफ की तरह काम करते हैं। तो शेयर्ड बिलीफ का क्या अर्थ हुआ कि जो मेरे बिलीफ हैं और जो दूसरे व्यक्ति के बिलीफ हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बिलीफ हैं, जब हम लोग एक ग्रुप में हैं तो हम लोग मिलकर अपने बिलीव्स को कंपाइल करके एक शेयर्ड बिलीफ का सिस्टम डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक ही व्यक्ति के जो नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं या उसकी आइडियोलॉजी है, उसी के अनुसार पूरे ग्रुप के नॉर्म्स, पूरे ग्रुप की आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हमें हमारे ग्रुप के नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करने में, और किस प्रकार हम यदि कोई नया व्यक्ति हमारे ग्रुप में आता है तो उसे किस प्रकार हम अपने नॉर्म्स को शेयर करते हैं, उसे बताते हैं कि इस ग्रुप में इस तरह के पर्टिकुलर बिहेवियर को ही एक्सेप्ट किया गया है, तो आपको भी इसी प्रकार के जो बिहेवियर पैटर्न हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करना है। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है कम्युनिकेशन नेटवर्क, अर्थात सूचनाओं को हम किस प्रकार के नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को, जो हम लोगों ने कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स पढ़े और डिफरेंट टाइप्स पढ़े, उनकी नॉलेज को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क है उसे इस्टेब्लिश करना होता है, ताकि यह कम्युनिकेशन का नेटवर्क
हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनने में तथा स्टेबल रहने में उसकी मदद करे। उसके बाद जो ग्रुप में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वह होता है ग्रुप कोहेसिवनेस। यहाँ ग्रुप कोहेसिवनेस का क्या सामान्य अर्थ है कि लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो आप देखेंगे कि कभी कभी आप एक दूसरे से कहते हैं कि वो जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा एक है, एका है उन लोगों में, वो लोग मिलजुल कर काम करते हैं। आप कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये इन्हें तुम एक ही मानो, हालांकि ये लोग अलग अलग हैं लेकिन एक ही ग्रुप के हैं। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो एक ही हैं तो इसका अर्थ हुआ कि वो जो ग्रुप है उसमें कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, एकीकरण बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे के साथ वो लोग मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वो शेयर करते हैं और मिलजुल कर अपने ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। यदि ग्रुप में कोहेसिवनेस नहीं होगी तो किस प्रकार का व्यवहार होगा कि एक व्यक्ति अलग तरीके से काम करेगा, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से काम कर रहा होगा, एक के साथ कार्य करना पसंद नहीं करेगा, दूसरा दूसरे के साथ। लेकिन आप देखते होंगे कि जब कोई टीम जीतती है तो ग्रुप की जो कोहेसिवनेस है, टीम की जो कोहेसिवनेस है, उसके बड़ा आधार माना जाता है कि ये जो टीम है ये एक होके खेलती है, एक साथ मिलकर ये सब लोग खेलते हैं, इसीलिए इनके जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से और कम्युनिकेशन के डिफरेंट थेरीज़ को और उसके मॉडल्स को यूज़ करते हुए अपने ग्रुप की कोहेसिवनेस को इम्प्रूव कर पाते हैं। अब जो नेक्स्ट है वह है रोल, भूमिका। भूमिका अर्थात कि जो डिफरेंट व्यक्ति हैं उस ग्रुप में उन्हें क्या क्या कार्य करने हैं। जैसे यदि यहाँ कोई असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए क्लास में तो आप देखेंगे कि सभी लोग मिलजुल कर अपने अपने रोल्स डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है अब तुम रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसके लिए मुझे लिख दो, तुम ऑब्जेक्टिव्स बना दो, तुम डेटा कलेक्शन में मेरी हेल्प कर दो, तुम एनालिसिस में हेल्प कर देना, तुम राइटिंग्स में हेल्प कर देना, तुम रेफरेंसेस कलेक्ट कर दो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वो जो ग्रुप था उसके डिफरेंट टास्क निर्धारित कर दिए, रोल निर्धारित कर दिए। तो यहाँ पर ये जो हमने रोल निर्धारित किए डिफरेंट व्यक्तियों के, इसके लिए हम लोगों ने कम्युनिकेशन का यूज़ किया कि ये जो तुम्हारे कार्य हैं ये तुम करोगे। यहाँ पर हम सब लोग मिलकर एक साथ कम्युनिकेट करके अपने जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं उसके बारे में शेयर करके या दूसरे की जो एबिलिटीज़ हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन किस प्रकार के रोल में बेस्ट फिट होगा और उसे उसी प्रकार का कार्य हम अपने इस समूह में दे देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है पावर एवं इन्फ्लुएंस। इसके बारे में हम लोग इसी लेक्चर में आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ये सिर्फ बताना चाहेंगे कि जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारे पास पावर है, जो हमारे पास इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है, उसमें हमारी कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे अब हम लोग यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में ग्रुप डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। विस्तृत रूप से इसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। तो जो बेसिकली ग्रुप फॉर्म होता है उसकी 5 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसमें पहली स्टेज है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का अर्थ है जब डिफरेंट जो व्यक्ति हैं वो आते हैं, मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अपना इस ग्रुप को फॉर्म करने का प्रयास करते हैं। तो फॉर्मिंग का अर्थ हुआ निर्माण में जिस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों को एकत्र करते हैं ताकि उससे वो स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए,
उसी प्रकार ग्रुप में हम लोग सबसे पहले फॉर्मिंग की स्टेज को रखते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसे कहा जाता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग की स्टेज में आप देखेंगे कि जो डिफरेंट व्यक्ति आते हैं उनके डिफरेंट आइडियाज़, आइडियोलॉजी, परसेप्शन, मोटिवेशन होती है। तो जब डिफरेंट लोग मिलकर एक साथ शुरू करते हैं तो उनके बीच में क्लैशेस होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टॉर्मिंग की स्टेज उसी स्टेज को हमारे सामने रखती है या हमारे सामने प्रदर्शित करती है। स्टॉर्मिंग की स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वह है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का क्या अर्थ है कि जब हम इकट्ठा हुए, हमने एक दूसरे के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स किए, अपने जो इंटरपर्सनल इश्यूज़ थे उन्हें डिस्कस किया, लेकिन अब हमें ये समझ में आया कि हमें यदि एक साथ इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है तो मिलजुल कर कार्य करना होगा। इस स्टेज में सभी लोग मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार हम लोग इस ग्रुप में रहकर व्यवहार करेंगे ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकें। जो नेक्स्ट स्टेज है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग की स्टेज में जो परफॉर्मेंस करना है, जो रियल में जो व्यवहार करने हैं, जिस टास्क को अकम्प्लिश करना है, उसकी जो स्टेज है यह स्टेज उससे प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट जो स्टेज है वह है एडजॉर्निंग या रिफॉर्मिंग। एडजॉर्निंग या रिफॉर्मिंग का अर्थ है कि जब धीरे धीरे वो कार्य करते रहते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर वो कार्य पूर्ण होने लगता है या वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेज होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग या तो उस ग्रुप को एडजॉर्न कर देते हैं, अर्थात उसे समाप्ति की ओर ले चलते हैं, या वह दोबारा से रिफॉर्म की स्टेज में आ जाता है। तो इस प्रकार हम इन 5 स्टेजेस के माध्यम से ग्रुप के डेवलपमेंट को समझ पाते हैं। अब हम लोग आगे यह समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस और जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या सहसंबंध है, तथा उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन किस प्रकार कल्चर को और कल्चर किस प्रकार कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस एवं कम्युनिकेशन। तो आपने देखा अभी कि ग्रुप का जो मेजर पर्पस है वह है उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना जो उस ग्रुप के मेंबर्स ने मिलजुल कर इकट्ठा किया है या निर्धारित किया है। तो उस जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेसेस से गुज़रना पड़ता है। जैसे उसमें हम लोगों ने रोल असाइन किए, उसमें हम लोगों ने जो अपने शेयर्ड बिलीफ्स थे वो निर्धारित किए, उसके साथ हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने के लिए जो जो कंडीशंस थी उनको निर्धारित किया। उसी के माध्यम से हम लोग ये आगे इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि जो ग्रुप है वो अपने जो उस दिए गए टास्क को कितना इफ़ेक्टिवली पूरा कर पाता है। तो यदि आप देखेंगे कि यदि ग्रुप के मेंबर्स में कम्युनिकेशन ना हो, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट ना करें, तो आप देखेंगे कि वो जो ग्रुप है उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसके ग्रुप का परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आप बाकी जो ग्रुप बिहेवियर हैं उनकी थेरीज़ में भी ये देखते हैं कि यदि ग्रुप के जो मेंबर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना करें, या जो ग्रुप का लीडर है वो अपने ग्रुप मेंबर्स से कम्युनिकेट ना करे, प्रॉपरली कम्युनिकेशन ना हो, तो इस प्रकार से हम इस इनप्रॉपर कम्युनिकेशन के कारण ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस में डिक्लाइन या गिरावट देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो कोचिंग होती हैं या जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि लीडरशिप कैसे की जाती है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन के इस महत्व को विस्तृत रूप से बताया जाता है। आप कभी देखेंगे कि यदि कोई टीम हार जाती है तब भी जो न्यूज़पेपर्स हैं जो क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं वो कहते हैं कि टीम के बीच में एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है।
या आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भी आप देखते हैं कि जो खिलाड़ी हैं इनका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन सही नहीं है। इस कारण से जो इनकी परफॉर्मेंस है वो लो हो गई। जो एक व्यक्ति को रोल दिया गया था उसने या तो वो पूरी तरीके से किया नहीं, या उसे करने में जो उसे प्रॉब्लम आई उसने बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर नहीं किया। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ कि यदि बाकी व्यक्ति मिलकर उस लिमिटेशन को, उस कमी को ठीक कर सकते थे, ताकि एट द एंड हमारे ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक बेहतर कंडीशन में हमें प्राप्त हो सके। लेकिन चूँकि हमने कम्युनिकेट नहीं किया, कम्युनिकेशन का जो चैनल था वो इम्प्रॉपर था, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रहा। इस प्रकार से जो ग्रुप की इफ़ेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। उसके बाद जो सेकंड है वह है ग्रुप कल्चर एवं कम्युनिकेशन। तो जो कल्चर है, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, लास्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कि जो हमारा कल्चर होता है वो हमारे कम्युनिकेशन को, और जो कम्युनिकेशन है वो कल्चर को लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो जो कल्चर है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है कि किस प्रकार के शेयर्ड बिलीफ हैं, किस प्रकार का बिहेवियर पैटर्न है, और ये जो बिहेवियर पैटर्न है या जो बिलीफ हैं ये किस प्रकार कम्युनिकेट होते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से। आप किस प्रकार इन्हें निर्धारित कर पाते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से। और कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है यह कल्चर द्वारा भी निर्धारित होता है। आप देखेंगे कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक, दूसरे व्यक्ति तक कन्वे किया जाता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कल्चर एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ग्रुप का इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बेलेज ने कुछ कैटेगरीज बनाई बिहेवियर की, जो इंटरेक्शन के प्रोसेस को डिस्प्ले करती हैं या उसे एक्सप्लेन करती हैं। तो उनमें से जो कुछ बेसिक कैटेगरीज़ हैं, उन कैटेगरीज़ में जो बिहेवियर हैं, अब हम लोग उन बिहेवियर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उन्होंने उसमें जो सबसे पहला बताया वह बताया सजेशंस। सजेशंस गिव एंड टेक, अर्थात हम यहाँ पर जब ग्रुप में इंटरेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, या तो सजेशन देते हैं या सजेशन लेते हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति को इंटरेक्शन के समय पर सजेशन देंगे तो आप किस तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, कम्युनिकेशन के। तो जैसा हम लोगों ने कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स में देखा कि किस प्रकार हम लोग एक मैसेज को सोर्स से जो स्टार्ट हुआ आगे रिसीवर तक पहुंचाते हैं, और उसके बीच बीच में किस किस तरह की हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरीके से हमें एक जो मैसेज है उसे इफ़ेक्टिवली पहुंचाना है, वहाँ पर ये सजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप बिना कम्युनिकेट किए किसी को कोई सुझाव नहीं दे पाएंगे। तो यदि किसी ने कोई सुझाव मांगा तो अब क्या होगा, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होगी, आप उसे एज ए सेंडर उस रिसीवर तक, अर्थात जिसे आप सजेशन दे रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस के द्वारा ही कंप्लीट हो पाता है। उसके बाद जो दूसरी बिहेवियर की उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई वो बताई ओपिनियन, अर्थात ग्रुप इंटरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ओपिनियंस का आदान प्रदान करते हैं। हम कुछ लोगों को अपने ओपिनियंस देते हैं, कुछ लोगों के ओपिनियंस लेते हैं। जैसा हम लोगों ने सजेशन में किया था, हम व्यक्तियों को सजेशन देते हैं और व्यक्तियों से सजेशन लेते हैं। लेकिन ये जो ओपिनियन का लेने और देने की जो प्रक्रिया है ये किसके द्वारा ही कंप्लीट हो पा रही है, कम्युनिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में ओपिनियंस का जो एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज को निर्धारित करती है। तो यदि
हमें अपने ओपिनियंस को इंटरेक्शन में एक्सचेंज करना हो, तो हमें कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट नॉलेज है उसके इफ़ेक्टिवनेस के बारे में जो हमारे पास ज्ञान है कि हमें किस प्रकार से अपने ओपिनियंस को शेयर करना चाहिए, किस प्रकार हम अपने ओपिनियंस को वर्ड्स के द्वारा नॉन वर्बली किस प्रकार हम शेयर कर सकते हैं और किस प्रकार जो दूसरे के ओपिनियंस हैं उनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की नॉलेज हमें आगे इंटरेक्शन में ओपिनियंस के एक्सचेंज करने में, सजेशंस के एक्सचेंज करने में हमारी मदद करती है। अब जो आगे है वह है एग्रीमेंट या डिसएग्री। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ एक ग्रुप बनाएं तो वो हर चीज़ को लेकर एग्री करें या हर चीज़ को लेकर डिसएग्री करें, लेकिन यहाँ पर यह एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है या किस प्रकार से हम लोग उसे एक्सप्रेस करते हैं, यह हमारे कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के पैटर्न के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो कम्युनिकेशन है वो ग्रुप के इंटरेक्शन के जो प्रोसेस हैं उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित कर रही है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन का परसुएशन और इन्फ्लुएंस में प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, क्योंकि यदि हमें इन्फ्लुएंस को समझना है तो हमें उसके लिए पावर के कॉन्सेप्ट को पहले संक्षिप्त में समझना अति आवश्यक है। क्योंकि जो पावर की बेसिक डेफिनेशन है वह कहती है कि हमारे पास पावर का अर्थ है कि हम किस हद तक, किस एक्सटेंट तक दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को, दूसरे व्यक्ति के ओपिनियंस को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें किस प्रकार अपने फ़ायदे के लिए या अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, या अगर हम पॉजिटिव वे में कहें तो ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए, ग्रुप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पावर का सामान्य शब्दों में अर्थ हुआ ऐसी क्षमता जिससे हम लोग दूसरे को प्रभावित कर पा रहे हैं, दूसरे के जो व्यवहार हैं उसमें चेंजेस ला सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें पावर कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पर पावर के कुछ जो मेजर सोर्सेज हैं उनके बारे में लिखा गया है। हम लोग इनके बारे में यहाँ पर बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आगे जब हम लोग पावर इन ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इनके बारे में और किस प्रकार से ये पावर आगे ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस या ऑर्गेनाइजेशन की डिसफंक्शनिंग में अपना रोल प्ले करती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर पहला है रिवॉर्ड, अर्थात किसी व्यक्ति के पास किसी को रिवॉर्ड देने की कितनी क्षमता है, या कोएर्सिवनेस की पावर या लेजिटिमेट पावर। तो यहाँ लेजिटिमेट भी पावर का क्या अर्थ है या रेफरेंट पावर का क्या अर्थ है। देखिए, लेजिटिमेट जब किसी व्यक्ति के पास वो कार्य करने के लिए एक लेजिटिमेट पावर हो, वही उसके लिए असाइंड हो। रेफरेंट पावर अर्थात कोई किसी को रेफ़र कर सके कि ठीक है आप ये कार्य कर देगा, ये रेफरेंस की पावर। एक्सपर्ट का अर्थ है कि किसी कार्य को करने में मेरे पास कितनी नॉलेज है, कितनी एक्सपर्टीज़ है, कितनी स्किल्स हैं। और इन्फॉर्मेशन अपने आप में एक आज के समय में एक बहुत बड़ा पावर है कि यदि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं किस प्रकार उसे शेयर करता हूँ, किस प्रकार से औरों को बताता हूँ ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो यहाँ हमने देखा कि ये कुछ मेजर वो सोर्सेज हैं जिनसे हम लोग पावर अर्थात एक वो शक्ति अर्जित करते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो यदि हमारे पास इस तरह की शक्ति हैं या हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं तो क्या होगा कि अब हम दूसरे व्यक्ति को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। अब
हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार इन्फ्लुएंस का जो प्रोसेस है वो प्लेस होता है, किस प्रकार हम लोग इन्फ्लुएंस के प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो जो इन्फ्लुएंस का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सोर्स। अर्थात जब हम कम्युनिकेशन में हमने देखा कि कम्युनिकेशन में जो सबसे पहला एलिमेंट था वो था सोर्स। तो कम्युनिकेशन को जब हम इन्फ्लुएंस के संदर्भ में समझते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पहला स्टेप है वो होगा सोर्स। सोर्स के बाद हमारे पास जो सेकंड होगा मैसेज, इसके बाद रिसीवर, उसके बाद इनको प्रभावित करने वाले कारक। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और कौन कौन से वो कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है वो है सोर्स। सोर्स के अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो इस पूरे प्रोसेस को प्रभावित करें या निर्धारित करें। तो उसमें पहला है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का क्या अर्थ है कि जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन चली है वो जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो सोर्स है वो क्रेडिबल है या नहीं है। जैसे यदि आपको कोई बात बताई जाती है तो आप पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें ये कहाँ से पता चला। या अगर आपसे कोई कहे कि अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाए और आप किसको फ़ोन करेंगे या कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेंगे कि वो बाइक फिक्स हो जाए और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए। किसी ऐसे सोर्स को जो क्रेडिबल हो। क्रेडिबल किस सेंस में, उसके पास एक्सपर्टीज़ हो, उसे पता हो कि ऐसा हो जाएगा। आप देखिए कॉमनली कभी कभी घर पे आपके कोई अचानक कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप किसको फ़ोन करते हैं? उस व्यक्ति को जिस पे आप मानते हैं कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक्सपर्ट कोई आंसर होगा। तो जो सोर्स है उसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है पहली वो है क्रेडिबिलिटी। सेकंड, सोर्स का इंटेंशन, कि यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है या जहाँ से इस इन्फॉर्मेशन का ओरिजिन हो रहा है उसका इंटेंशन क्या है। तो आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ बताता है या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति ने ये मुझे क्यों बताया, इसके पीछे इसका क्या इंटेंशन है। क्योंकि इंटेंशन के द्वारा क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन है उसके जो आउटकम्स हैं वो गलत या सही निर्धारित हो सकते हैं। मेरा इंटेंशन किसी को ये बताने का कि शाम को तुम यहाँ पर आ जाना, या वो जो चीज़ है वो बहुत लाभदायक है, तो उसका जो इंटेंशन है वो ये डिटरमाइन करता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका क्या आगे हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्ट, ये जो सोर्स हो इस पर आपको कितना ट्रस्ट है। यदि आपको लगता है कि जो सोर्स है ट्रस्टवर्दी है, ये जो इन्फॉर्मेशन देता है वो गलत नहीं होती है, वो हमेशा सही आगे चल के साबित होती है, तो इस कंडीशन के द्वारा हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है वो प्रभावित होता है। उसके बाद यदि यहाँ पर जो डिस्कशन है वो कॉमन हो, कॉमन इंटरेस्ट, तो आप देखेंगे कि इसके द्वारा भी ये जो इन्फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस का जो प्रोसेस है ये आगे प्रभावित होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सोर्स और सोर्स से रिलेटेड जो फैक्टर्स थे उसके बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं मैसेज। तो मैसेज में वन साइड और टू साइड,
ये दो वो ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके द्वारा ये जो प्रभाव की प्रक्रिया है यह बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। देखिए, वन साइड मैसेज किसे कहते हैं? जब आप कोई बात एक बताएं या किसी एक चीज़ के बारे में बताएं तो उसके सिर्फ बेनिफिट्स ही बताएं। सेकंड, टू साइड क्या होता है? टू साइड में आप उसके बेनिफिट्स, उसके लॉसेस, अर्थात वो जो दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक उसके सपोर्ट में और एक उसके अगेंस्ट में। तो आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति आपको ऐसे बात करता है कि वो उसके सपोर्ट में भी बात कर रहा हो, उसके अगेंस्ट में भी बात कर रहा हो, तो आपको लगता है कि जो व्यक्ति है ये सही बता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बस मुझे उसके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। तो यदि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और एक ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए, तो क्या होता है, कई बार आपके अंदर डाउट क्रिएट होता है कि इसके इतने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। मतलब अगर ये सभी इतने सारे फ़ायदे कर देगी तो इसको इसे सेल करने की या इसके बारे में क्या बताने की ज़रूरत पड़ रही है? अब तक तो इसको सभी को इसके बारे में जान जाना चाहिए। तो यहाँ पर टू साइड मैसेज हमें इस प्रभाव की प्रक्रिया को प्रभावित करता हुआ देख पड़ता है। उसके बाद वन साइड मैसेजेस की भी अपनी उपयोगिता है। तो जब एक व्यक्ति ऑलमोस्ट ये डिसाइड कर चुका हो कि हाँ ठीक है, ये सही है, ये गलत है, या ये इसके पर्सपेक्टिव हैं, तो उस समय वो क्या जानना चाहता है? उसके और जो फ़ायदे हैं, उसके जो फेवरेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके फेवरेबल आर्ग्यूमेंट है। तो उस कंडीशन में वन साइड मैसेज अपना रोल प्ले करते हैं। और जब हमें टू साइड के जो मैसेजेस मिलते हैं तो वो एक डिफरेंट तरह का आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस को निर्धारित करते हैं। उसके बाद जो आगे है वो है सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन या इंफॉर्मेशन। देखिए, जब कोई किसी को कोई बात बताता है या उसे इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है तो उस समय उस इन्फॉर्मेशन को किस सीक्वेंस में दिया गया, यह बहुत हद तक ये निर्धारित करता है कि इस इन्फॉर्मेशन का क्या मीनिंग आगे ड्रॉ होगा, क्या कंक्लूज़न आगे ड्रॉ होगा और वो किस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करेगा। तो यदि आप इन्फॉर्मेशन देते समय उसका सीक्वेंस भी बदल दें तो आप देखेंगे कि उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो सीक्वेंस के माध्यम से हम लोग इस प्रभाव की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं, या आप कहें ये इस प्रकार प्रभावित होती है। उसके बाद कंटेंट भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि वो जो मैसेज है उसमें क्या क्या कंटेंट हमने निर्धारित किए हैं। तो आप देखेंगे कभी कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, उसको किस किस चीज़ से मिलके बना है। तो इसी प्रकार वो जो मैसेज है उसमें क्या क्या कंटेंट रखे गए हैं, इसके द्वारा जो प्रभाव की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। उसके बाद जो हमारे पास बचा रिसीवर के अपने इमोशंस, अपनी मोटिवेशन, अपना सेल्फ एस्टीम, ये वो कारक हैं जिनके द्वारा हम ये देख पाते हैं कि ये जो प्रभाव की प्रक्रिया है ये किस प्रकार पूर्ण होती है। तो अगर रिसीवर है उसका क्या मोटिवेशन है, उसके क्या इमोशंस हैं, उसका क्या ईगो का इन्वॉल्वमेंट है, ये सब इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। रिसीवर के बाद में ऑर्गेनाइजेशनल और ग्रुप के फैक्टर्स। तो जैसे ग्रुप के फैक्टर्स में है पीयर्स का प्रेशर, कि जो पीयर्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, वो किस प्रकार से प्रेशर कर रहे हैं, या जो व्यक्ति है क्या वो पीयर प्रेशर में कंफर्म करने का प्रयास कर रहा है, या उसका व्यवहार उन बाकी पीयर मेंबर्स के भांति जैसा वो कह रहे हैं वैसा हो रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ये सभी मिलकर इस पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग इन्फ्लुएंस की इस प्रक्रिया को समझने के बाद ये जो परसुएशन और हम लोग किस प्रकार से परसुएशन में डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करके परसुएशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि परसुएशन में जो पहला कॉन्सेप्ट लिखा गया है
वह है यूज़ ऑफ फैक्ट। अर्थात जब आप कम्युनिकेट करें किसके पर्पस से, परसुएशन के पर्पस से, तो आपको किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, फैक्ट्स का। आप किसी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन दें, उसके साथ उसे फैक्ट्स भी बताएं। आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ चैनल वाले वो जब कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फैक्ट चेक लगाते हैं कि हाँ देखिए ये फैक्ट्स भी हैं। तो उन फैक्ट्स के माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति को भली भांति या और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और जिस प्रकार हम चाहते हैं उस प्रकार का व्यवहार हम लोग बदल सकते हैं। तो परसुएशन के लिए, परसुएशन के प्रोसेस में फैक्ट्स को इंटीग्रेट करना अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद शो इंडिफरेंसेस टू द आउटकम। देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि ये जो मुझे बता रहा है इसके जो आउटकम्स हैं ये इससे जुड़े हुए हैं, मतलब अगर कोई आया व्यक्ति सेल्स के लिए, उसने कोई चीज़ें आपको बताई और आपको ये भी साबित करने का प्रयास किया कि आप ये लेते हैं, अर्थात जो भी आउटकम आता है इससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप देखेंगे कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो वो व्यक्ति कह रहा है उस तरह का व्यवहार फिर आप कर लें, अर्थात वो अपने परसुएशन में सक्सेस हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ये साबित करने का प्रयास किया कि इस पूरे प्रोसेस से या जो कर रहा है इससे जो आउटकम आएगा वो मेरे से ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं मुझसे अलग है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कॉमनली आप लोग किसी न्यूट्रल पर्सन से, अर्थात उसका भी आइडिया जानने का प्रयास करते हैं जिससे वो जो परिणाम है जुड़े हुए ना हो। तो यदि आपको ये पता चले कि इससे इसके परिणाम जुड़े हुए नहीं हैं तो आप आसानी से उसकी बातों को मान लेते हैं। तो देखिए, जैसे अगर कोई एजेंट आए किसी के लिए कि हाँ ठीक है ये आप बीमा ले लीजिए, तो आपको ये लगे कि हाँ बीमा लेंगे तो इसको बेनिफिट होगा, तो वहाँ पे आप जिस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं वो अलग होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसका उस बीमा कंपनी से कोई संबंध ना हो, बीमा से कोई संबंध ना हो, वो बताए कि बीमा लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप देखेंगे कि आप उसकी बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आपका वो जो टास्क है वो उसी तरीके का होने लगता है जैसी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। तो यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को यूटिलाइज़ करना। तो परसुएशन के समय जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी ऐसा ही हो, उसके भी क्लूज़ ऐसे ही हों जो आप कहना चाह रहे हैं उसको वो सपोर्ट करें। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी पुश मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी और आप भी परसुएट करने का कोशिश करेंगे तो वो परसुएशन की कंडीशन या उसकी प्रोबेबिलिटी अधिक होगी। उसके बाद प्रोवाइड डिफरेंट बाइंग ऑप्शंस। इसका अर्थ है कि जैसा आप कभी कभी देखते हैं कि अगर कोई आपके पास आता है, वो किसी चीज़ के बारे में बताता है कि आपको ये परचेज़ कर लीजिए, आप कहते हैं नहीं ठीक है इसका कॉस्ट ज़्यादा है, नहीं इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो क्या करता है वो एक और ऑप्शन आपको देता है। फिर उसके बाद आप कहते हैं नहीं इसमें एक कमी, एक और ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर जब आप बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं तो जो आप जिसको परसुएट करना चाहते हैं तब आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उसे परसुएट कर पाते हैं। उसके बाद है रिसीवर के सेल्फ इंटरेस्ट पर फोकस किया जाए, अर्थात हमें ये देखना हो कि जिसको हम परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके क्या सेल्फ इंटरेस्ट हैं। यदि हम उसके सेल्फ इंटरेस्ट को फोकस करें, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें, वो उसी को फ़ायदा दिखाएं उसका, तब ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम इस परसुएशन के प्रोसेस में सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। तो अब परसुएशन के इस प्रोसेस को समझने के बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार लिसनिंग और फीडबैक का ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में स्थान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिसनिंग है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। उसमें जो पहला कारक है यहाँ पर मेंशन है डिस्ट्रैक्शंस फॉर द एनवायरनमेंट। तो यदि आप किसी व्यक्ति को सुनना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एनवायरनमेंट हो इसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, वैसी कोई भी कंपोनेंट ना हो जो डिस्ट्रैक्ट करें मेरी लिसनिंग को। सेकंड,
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फोकस ऑन वर्ड। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिर्फ अपने वर्ड्स पर फोकस करते हैं, जबकि लिसनिंग में हमें वर्ड्स के साथ साथ किस पे फोकस करना चाहिए, इमोशंस पे भी। तो आप देखिए कभी कभी सिर्फ शब्द पूरे जो अर्थ है वो बयान नहीं कर पाता है, लेकिन जो उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं वो पूरी कहानी आगे बता देती है। तो हमें वर्ड्स पर और उसके साथ साथ उसके पीछे जो इमोशंस हैं उन पर फोकस करना चाहिए। हमें लिसनिंग के समय हमेशा डिबेट के लिए नहीं प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ ठीक है अब हमें आर्ग्यूमेंट करना है। उसके अतिरिक्त इन प्रॉपर अटेंशन, अर्थात जब हम लोग कम्युनिकेशन में या लिसनिंग में इन्वॉल्व हों तो हमें अपना अटेंशन पूरी तरीके से वहाँ पर रखना चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो उस व्यक्ति की उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसकी अपनी फ़िलॉसफी है, वो क्या है, तभी हम लोग उस अर्थ को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हमें एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, जो व्यक्ति है वो जो कह रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तथा रिफ्लेक्शन एक टेक्निक है। रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम क्लैरिफाई करते हैं कि जो आपने कहा उसका यही अर्थ है और उसे रीस्टेट कर कर दोबारा पूछते हैं, ताकि ये कंफर्म हो सके कि जो व्यक्ति बताना चाह रहा है हमने वही समझा है। उसके बाद फीडबैक के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि जब कोई टास्क पूरा हो तो उसका फीडबैक उसे कम से कम समय में दे दिया जाए। उसके बाद जो फीडबैक है वो पॉइंट्स में ना बताया जाए, उससे सिर्फ ऐसा ना हो कि वो इवैल्यूएशन जैसा लग रहा हो, उसे डिस्क्राइब करके बताया जाए कि ये आपने जो कहा या ये जो आपके बिहेवियर हैं, इसमें जो हम परफॉर्मेंस है इसको जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव वे में हो। उसके बाद स्पेसिफिक का यहाँ अर्थ है कि जब आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो उसी के बारे में बात करें, एक साथ 3, 4, 5 पॉइंट्स को लेकर स्पेसिफिक जो जनरल ओपिनियन है कि नहीं ठीक है बाकी सब ठीक है, इस तरीके से फीडबैक ना दिया जाए। इस फीडबैक स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दिया जाए, डिस्क्राइब किया जाए लेकिन उसी पर्टिकुलर पॉइंट। हमें तभी फीडबैक देना चाहिए जब जो व्यक्ति है वो उस फीडबैक को लेने के लिए तैयार है। अर्थात यदि व्यक्ति तैयार ही नहीं है तो हमारे फीडबैक का वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं होगी। उसके बाद जब हम फीडबैक दें तो किसी प्रकार का पर्सनल कमेंट ना दिया जाए। तो जो फीडबैक है वो किसी की पर्सनैलिटी पे नहीं दिया जा रहा है, उसके व्यक्तित्व को चोट ना पहुंचाई जाए, बस उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाए। फीडबैक बिहेवियर पर ही फोकस हो, उसकी कोई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक या उसकी कोई पर्सनल लिमिटेशन पर आधारित ना हो। तो अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन में किस किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। तो हम पहले उन बाधाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर यह निर्धारित करता है कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार पूर्ण होगा। तो यदि स्ट्रक्चर में ही कोई लिमिटेशन है, जैसे बहुत ब्यूरोक्रेटिक है, बहुत पॉइंट्स हैं, बहुत सारे जो हायरार्की है वो बहुत बड़ी है, तो उस कंडीशन में जब हम कोई कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा मैसेज है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रिसीवर तक पहुँचे। उसके अलावा जैसे ग्रुप में डाइवर्सिटी, तो यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ग्रुप में डाइवर्सिटी है, अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, तो उस कंडीशन में जो वो कम्युनिकेशन है उसमें पॉसिबिलिटी है कि डिस्टॉर्शन ज़्यादा आए। उसके बाद है कल्चरल बैरियर। जैसा हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया है कि कल्चर में अलग अलग वर्ड्स के, अलग अलग नॉन वर्बल क्यूज़ के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो कल्चर जब हम कम्युनिकेट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कल्चर है वो किस प्रकार का मैसेज आगे कन्वे कर रहा है, या हमारी इन्फॉर्मेशन के जो रियल मीनिंग है क्या उसके मीनिंग को डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा है। उसके बाद लैंग्वेज के बैरियर अर्थात जब मैं कम्युनिकेट करूं तो जिन शब्दों का, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करूं वो कैसे हों जो दूसरे आध व्यक्ति को भी समझ में आ जाएं।
और वो व्यक्ति उन शब्दों को, उन स्टेटमेंट्स को समझकर कॉम्प्रिहेंड कर सके और इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सके। उसके बाद एनवायरमेंटल बैरियर्स, जैसे टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लेस, कहाँ पर वो कम्युनिकेशन की जा रही है, किस समय की जा रही है, वहाँ पर कोई नॉइज़ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा शोरगुल तो नहीं हो रहा है, तथा उसके साथ साथ हम लोगों ने कम्युनिकेशन के समय पर किस मीडियम का इस्तेमाल किया है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को बैरियर के रूप में प्रभावित करते हैं। उसके बाद अब कुछ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, जैसे पर्सनैलिटी। जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसकी क्या पर्सनैलिटी है। डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग डिफरेंट तरीके से मैसेजेस को कन्वे और रिसीव करते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा ओपननेस टू एक्सपीरियंस है तो अलग पर्सनैलिटी है, तो अलग पर्सनैलिटी है तो आप अलग तरीके से कम्युनिकेशन को लेते हैं, और यदि अलग पर्सनैलिटी है तो अलग तरीके से। उसके साथ साथ इमोशंस, कम्युनिकेशन के समय आपकी क्या इमोशनल स्टेट है, किस तरह के इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या किस तरह का इमोशनल अटैचमेंट आपका उन मैसेजेस के साथ है। ये सब हमारी कम्युनिकेशन में एज ए बैरियर वर्क करते हैं। उसके बाद परसेप्शन, व्यक्ति का परसेप्शन यह निर्धारित करता है कि वो जो चीज़ है उसमें किस तरीके से मीनिंग देता है, किस तरीके से अटेन करता है। तो यदि मेरा किसी एक चीज़ को लेकर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट परसेप्शन है, तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के समय वो इन्फॉर्मेशन या उसका जो अर्थ है मेरे परसेप्शन द्वारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद व्यक्ति का किस तरीके का एटीट्यूड है, यह एटीट्यूड भी निर्धारित करता है कि जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली इफ़ेक्टिवली कंप्लीट होगा या नहीं। उसके बाद रिलेशनशिप और प्रेजुडिस, यदि व्यक्ति के अंदर कुछ बायसनेस हैं, कुछ प्रेजुडिस हैं, तो वो जो बायसनेस हैं और जो प्रेजुडिस हैं वो आगे चलकर उस इन्फॉर्मेशन को, उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को निर्धारित करते हैं। अगर मैं बायस्ड हूँ किसी चीज़ को लेकर तो मैं उसी तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को लूँगा और आगे प्रोसेस करूँगा। तो यहाँ आज हम लोगों ने कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में, कम्युनिकेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग में हेल्प करती है उसके बारे में डिस्कशन किया। आज के इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।